आज का जो टॉपिक है वो ज्वालामुखी के बारे में है। वोल्केनोज क्या होते हैं, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, भूकंप के विषय में पढ़ा था और सुनामी के विषय में पढ़ा था। कल सुनामी और भूकंप के विषय में पढ़ा था। सुनामी क्या होती है, वो पृथ्वी समुद्र के या महासागर तक पे आते हैं, जबकि जो भूकंप थे वो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से होते थे। वो चाहे अपसारी प्लेट हो, चाहे अवसारी प्लेट हो, चाहे संरक्षी प्लेट हो, तीनों स्थिति में हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है कि ज्वालामुखी क्या होती है, ठीक है। ज्वालामुखी क्या है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है वहाँ पे अंतर्जात बल होते हैं। अंतर्जात बलों के कारण जो आकस्मिक संचलन होता है उसी के कारण जो होता है ज्वालामुखी आती है। ज्वालामुखी का कारण क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण होने वाले आकस्मिक संचलन को ही क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इसको लिखना, किसके कारण होते हैं ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण। अंतर्जात बल के कारण जो भी आकस्मिक संचलन होता है किसके कारण होता है, इसके कारण होने वाले आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन से ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ठीक है। ज्वालामुखी की क्रिया कैसे होती है, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के आकस्मिक संचलन के कारण ज्वालामुखी की क्रिया जो होती है ये संपादित होती है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पेडोटाइट्स पाए जाते हैं, मतलब चट्टानों के टुकड़े, चट्टान पाई जाती हैं। उनके गलने के कारण होता है, जो चट्टान के टुकड़े होते हैं, क्योंकि आंतरिक भाग में ताप और दाब अधिक होता है, तो जब वो गलते हैं तो क्या बनता है, मैग्मा बनता है। उनके गलने की वजह से क्या बनता है, मैग्मा। और वो मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक सतहों को या क्रस्ट को, दरारों को तोड़ते हुए ऊपर आते हैं तो उनको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। तो दो वर्ड है, एक मैग्मा है, एक लावा। क्या है, लावा और पहले तो मैग्मा फिर लावा। जो भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी गलित पदार्थ होते हैं वो उनको हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा कहते हैं। जब वही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक सतहों को तोड़ते हुए ऊपर आता है तो उनको किस नाम से जाना जाता है, लावा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब हाँ, जो ये लावा होते हैं, जब मैग्मा के साथ में और क्या क्या चीजें बाहर आती है, मैग्मा तो बाहर आता है, उसके अलावा राख वगैरह, धूल के कण इत्यादि गैसें कुछ बाहर आती हैं, ठीक है। जिनमें कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे आपका इसमें तो सबसे प्रमुख जो है आपका जलवाष्प है। क्या क्या चीजें बाहर आती हैं, जलवाष्प और सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या चीज बाहर निकलती है, जलवाष्प गैसें बाहर निकलती है। क्या निकलती है, जलवाष्प गैसें सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है। इसको याद रखना, ठीक है। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो सबसे ज्यादा बाहर निकलने वाली क्या चीज है, जलवाष्प गैसें। इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि गैसें बाहर निकलती हैं। इनके अलावा धूल के कण, ठीक है, धूल मतलब राख वगैरह, ठीक है, राख, धूल के कण इत्यादि चीजें जो होती हैं ज्वालामुखी के उद्गार के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प गैसें। सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार के बाद क्या चीज निकलती है, ज्वालामुखी गैसें जो होती है सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, राख, धूल इत्यादि के कण निकलते हैं। और ये पृथ्वी के अंतर्जात बलों के आकस्मिक संचलन के कारण होते हैं। ये अंतर्जात बलों के कारण ही होंगे, ठीक है। अंतर्जात बलों के कारण होता है और इसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, आकस्मिक संचलन, मतलब अचानक उनमें मूवमेंट आता है परतों के, प्लेटों के बीच में, जिसकी वजह से ज्वालामुखी की क्रिया जो है संपादित होती है। और एक मैग्मा होता है, मैग्मा और लावा। जब वो गलित पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब वही मैग्मा आंतरिक भाग या परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलती है तो उनको हम क्या कहते हैं, लावा। तो ये वायु भाग के लिए और ये आंतरिक भाग में होता है, ठीक है। इसको याद रखना, लावा कहाँ पे होता है, बाहर के लिए बोला जाता है, जबकि मैग्मा जो होता है वो सतह के अंदर और सतह के बाहर लावा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है ज्वालामुखीयता। क्या है, ज्वालामुखीयता। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, ठीक है। ज्वालामुखीयता क्या है उसके विषय में बताने के लिए, ठीक है, उसको ध्यान से सुनो।
वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या होता है? ज्वालामुखीता। ज्वालामुखीता जो ज्वालामुखीता होता है, इसका मतलब है कि जो पृथ्वी मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर मैग्मा के उद्गार तक की संपूर्ण क्रियाविधि जो होती है, पूरी क्रियाविधि, उत्पत्ति मैग्मा के बनने से लेकर उनके बाहर निकलने तक की जो पूरी कार्यविधि है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीता कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। मैग्मा की उत्पत्ति से लेके मैग्मा के बाहर निकलने तक या उद्गार के समय तक की पूरी कार्यविधि को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीता कहते हैं। कब से कब तक होता है? मैग्मा की उत्पत्ति से लेके लावा के उद्गार या मैग्मा के उद्गार तक की संपूर्ण क्रियाविधि होती है, तक की पूरी संपूर्ण क्रियाविधि होती है। ठीक है, उसके बीच में जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ज्वालामुखीता कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है ज्वालामुखीता क्या है, कब से कब तक की स्थिति को दिखाता है? ये मैग्मा के बनने से लेके बाहर निकलने तक की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीता कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या? वही आपकी जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा निकलती है, धूल, राख, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब है ज्वालामुखीता के कारण। क्या है ज्वालामुखीता के कारण? क्या है? ज्वालामुखीता का कारण इसके बारे में पहले ही बताया। देखो, संवहनी धारा सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा। संवहनी धारा सिद्धांत अगर आपको याद होगा तो आप ज्वालामुखीता के कारण को आसानी से समझ सकते हैं। संवहनी धारा का सिद्धांत क्या कहता था कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडिएटिव तत्व मौजूद होते हैं, जिनके कारण तापमान में भिन्नता पाई जाती है और संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है। संवहनी धाराओं के कारण क्या होता है? ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। जो संवहनी धाराओं के कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो ज्वालामुखीता के कारणों में क्या है? संवहनी धारा का सिद्धांत जो है लागू होता है। ज्वालामुखी क्यों आते हैं? जो संवहनी धाराएं होती हैं प्लेटों में आप टकराएंगी, प्लेटों में टकराने की वजह से उनमें विस्थापन होता है। तो वहां पे जो ज्वालामुखी होती है, जैसे दो प्रकार की, एक तो प्लेटें जो है दूर जाएंगी, जब संवहनी धारा आगे बढ़ेगा तो प्लेटों को एक तो दूर करता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? अपसारी बोलते हैं। जब वही संवहनी धारा प्लेटों मतलब ऊपर जाती है और प्लेटें जहाँ पे आपस एक तरफ आती है, मतलब एक दूसरे की दिशा में आती है, तो वहां पे क्या होता है? अभिसारी होता है। तो जो अभिसारी होता है और एक अपसारी होता है। अपसारी में क्या होगा? अपसारी में विस्फोट तेजी से होगा या मतलब शांत प्रकार का ज्वालामुखी होगा? जब अपसारी होगा तो प्लेटें दूर जाएंगी। ठीक है, प्लेटें इसमें जाती है, दूर जाती हैं, और दूर जाने से क्या बनता है? भ्रंश का निर्माण होगा, अर्थात जो भ्रंश होगा उनकी चौड़ाई में वृद्धि होगी। ठीक है, अपसारी प्लेटों में जो संवहनी धारा सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, भ्रंश की चौड़ाई बढ़ेगी, और भ्रंश की चौड़ाई बढ़ेगी तो क्या होगा? दाब कम होगा, दाब कम लगेगा, तापमान भी कम होगा। तो वहां जो भी प्लेटें होंगी उनका क्षेपण कम मात्रा में होगा। तो जब क्षेपण कम मात्रा में होगा तब क्या होगा? ज्वालामुखी का उद्गार विस्फोटक होगा या शांत होगा। तो इस वजह से जो अपसारी के कारण जो ज्वालामुखी बनती है वो कैसा होता है? शांत दरारी प्रकार का होता है। अपसारी की वजह से क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे भ्रंश की चौड़ाई संवहनी धाराओं के कारण भ्रंश की चौड़ाई जो है बढ़ जाती है और तापमान और जो दाब होता है वो कम होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है? अभी अभिसारी के अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी बनेगी कैसी बनेगी? शांत ज्वालामुखी, शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी बनता है। ठीक है, अपसारी में क्या होता है? भ्रंश की चौड़ाई बढ़ती है, चौड़ाई इसमें क्या होता है? अधिक होता है। कारण मैंने बताया क्यों होता है? क्योंकि वहां पे संवहनी धारा सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसकी वजह से तापमान और दाब, ताप या दाब दोनों में से कोई एक भी, ताप और दाब में क्या होती है? कमी होती है। प्लेटों का जो चौड़ाई बढ़ रही है तो ताप और दाब वहां पे क्या होगा? कम होगा। ताप व दाब में कमी होती है। अगर ताप और दाब में कमी होगी तो प्लेटों का क्षेपण जो होगा
वो कम होगा, कम मतलब तीव्र नहीं होगा, धीमे से होगा, ठीक है। मंद होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो ज्वालामुखी बनेगी वो कैसा होगा, शांत होगा। यहाँ पे जो ज्वालामुखी बनती है उसको क्या बोलते हैं, शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब अपसारी वाली स्थिति कंडीशन होगी तो ये महासागरीय क्षेत्र में क्या बनाएगा, कटक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कटक। महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है, क्योंकि ये चौड़ाई बढ़ने की वजह से वहां पे ज्वालामुखी जो निकलता है वो कम मात्रा में निकलता है, शांत दरारी प्रकार का होता है। और शांत दरारी प्रकार का होने का मतलब ये है कि जो ज्वालामुखी होगा वो कम गाढ़ा होगा। कैसा होगा, कम गाढ़ा होगा, और वो अधिक दूरी तक फैलेगा। तो कम गाढ़ा है तो फैलेगा ज्यादा दूर तक, और वो जहां पे पहुंचेगा वहां पे वो जम जाएगा। और जमने, हाँ, क्षारी अम्लीय दोनों होते हैं। जैसे अगर वो जहां पे जमेगा तो वहां पे एक परत बन जाएगी, या तो वो लावा का पठार बना देगा या लावा के मैदान, ठीक है। वो अभी आगे बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसका निर्माण होता है, महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। महासागरीय कटकों का इसमें निर्माण होता है, ठीक। जिसमें आपका मध्य अटलांटिक कटक आता है। उदाहरण के रूप में क्या होगा, मध्य अटलांटिक कटक इसका उदाहरण है, ठीक है। दूसरा अभिसारी का है, ठीक है। अभिसारी प्लेटों के संचलन में क्या होता है, अभिसारी सीमांत प्लेट संचलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपसारी सीमांत प्लेट संचलन है, क्योंकि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। सीमांत वाले स्थान पे है, फिगर बनाया था जहां पे एक कोने में आपस में प्लेटें मिलती हैं, वहीं पे ज्वालामुखी की जो तीव्रता है वो अधिक होगी। जहां पे प्लेटें आपस में टकराएंगी, जिस स्थान पे तीव्रता वहां पे ज्यादा होगा ना, और जैसे जैसे दूर जाएगी तीव्रता घटती जाएगी। दूसरा है अभिसारी सीमांत प्लेट। अभिसारी में क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा, विस्फोट अधिक तीव्र होगा, और भारी प्लेट जो अधिक घनत्व की प्लेटें हैं वो कम घनत्व की प्लेटों के नीचे क्षेपित हो जाती है, ठीक है। कम घनत्व की प्लेटों के नीचे क्षेपित होंगे। अब जिनका भी भारी वजन या घनत्व अधिक है वो नीचे जाएंगे, तो तापमान और दाब अधिक होने के कारण वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पे जो क्रिया होगी ज्वालामुखी की वो अधिक तीव्र होगी, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है कि प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं और आपस में आएंगी तो एक दूसरे के नीचे जाएगा। एक जो अधिक घनत्व का होगा कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा, जबकि कम घनत्व वाला ऊपर रहेगा। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो वो विस्फोट की स्थिति बनती है। जब दो गाड़ी आपस में टकराती है तो क्या होगा, विस्फोट होगा, ठीक है। तो विस्फोट की स्थिति बनती है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ता है, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, ठीक है। क्या बनता है, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। ये अभिसारी प्लेट संचलन के कारण होता है। अभिसारी सीमांत प्लेट है। सीमांत मतलब क्या होता है, जहां पे वो आपस में टकराती है दोनों प्लेटें। ठीक है, अभी बताया इसके बारे में। अभिसारी सीमांत प्लेट क्या होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां पे अधिक घनत्व वाली प्लेटें क्षेपित होती हैं, और वो तापमान दाब अधिक होने के कारण मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और वहां पे जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो तेजी से होता है, तीव्र होता है, जिसके कारण केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आपका जो उदाहरण है, जैसे इसमें क्या बनेगा, अभिसारी प्लेट वाले में क्या होगा, अभिसारी प्लेट में दो होगी, एक तो महासागरी और महासागरी आपस में टकराएंगी, ठीक है। दूसरा महासागरी और महाद्वीपीय। तो जो महासागरी और महासागरी होते हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो द्वीपों का निर्माण होता है, क्योंकि वो अधिक तीव्र होगा, ठीक है। महासागरी और महासागरी प्लेटें जो आपस में टकराएंगी दोनों अधिक घनत्व वाली हैं, ठीक है, और उसमें जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे चली जाएगी, तो वहां पे जो विस्फोट होगा वो अधिक तीव्र होगा। कैसा होगा, अधिक तीव्र होगा। इसमें दो है, एक तो महाद्वीपी महासागरी, दूसरा है महासागरी महासागरी, तीसरा भी होता है
महाद्वीपीय महाद्वीपीय, लेकिन उनका घनत्व इतना नहीं है कि वो प्लेटों को क्या करे, गला सके, मतलब उनको तप्त अवस्था में करके उसको गलित अवस्था में ला सके। ठीक है, उनको गलित अवस्था में नहीं ला सकती। जैसे आपके हिमालय वाला होगा तो वहां पे ज्वालामुखी के जो भंडार पाया, ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र वहां पे नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उनका घनत्व इतना ज्यादा नहीं है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर गलित अवस्था में बदल सके। इसीलिए हम दो प्लेटों की इसमें बात, मतलब दो संरचना संचलन की बात करते हैं। एक तो महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन, दूसरा जो है महासागरीय संचलन। तो महाद्वीपीय महासागरीय में क्या होगा, जब एक तो इन दोनों में क्या है, ये महासागरीय वाला अधिक घनत्व का है, महाद्वीपीय वाला इसके अपेक्षाकृत कम घनत्व का है। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो क्या बनता है, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी श्रृंखलाएं बनेंगी। इसकी वजह से क्या बनता है, ज्वालामुखी श्रृंखला दिखाई देती है। ज्वालामुखी श्रृंखला आपको कहां पे दिखाई देगी? है जो प्रशांत महासागर का दो पार्ट है, एक तो पूर्वी प्रशांत, एक पश्चिमी। पूर्वी प्रशांत जो होता है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में होता है। ध्यान देना, उल्टा होता है ना जब पूरा मैप ओपन करते हैं, इस साइड जो होता है पूर्वी होता है, जबकि जापान के साइड में क्या होता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में कौन सा प्रशांत महासागर है? पूर्वी। कौन सी प्रशांत महासागर है? पूर्वी। और जापान के पास में कौन सी है? पश्चिमी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ज्वालामुखी श्रृंखला जो बनेगी वो महाद्वीपीय और महासागरीय भाग में बनेगी। यहाँ पे आपका कौन कौन सा उदाहरण हो सकते हैं? पहले तो देखो, पूर्वी प्रशांत महासागरीय होता है। कहाँ पे होता है ये? पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होता है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होता है। इसके उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है आपके, जैसे माउंट इरेबस हो गया, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में है। क्या होगा? माउंट इरेबस कहां पर है? अंटार्कटिक में है। ठीक है, इसमें उदाहरण लिखना, इसके उदाहरण लिखना। हाँ, माउंट इरेबस नहीं, वो सब अभी इसमें नहीं लिखेंगे, वो आएगा बट उसको अलग से टॉपिक में लिखेंगे। ठीक है, इरेबस, माउंट इरेबस से लेकर ये कहां तक जाती है? माउंट इरेबस, उसके ऊपर क्या आएगा? एकांगुआ और राकेट, जो मतलब एंडीज हम लिखेंगे। क्या माउंट इरेबस वाला श्रृंखला है, एंडीज श्रृंखला है, क्योंकि हम श्रृंखला की पूरी बात कर रहे हैं। एंडीज श्रृंखला आपको दिखाई देगी। दूसरा आपको क्या मिलेगा? रॉकी श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो रॉकी, नीचे से हम स्टार्ट करें, माउंट इरेबस, एंडीज, रॉकी, ये फिर अलास्का तक आगे जाती है। ठीक है, ये आगे अलास्का तक बढ़ जाती है। इसको क्या होती है? पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ना, पूर्वी प्रशांत महासागर में जाएंगे तो आपको अंटार्कटिका के ऊपर क्या दिखाई देगा? माउंट इरेबस। अंटार्कटिका में क्या है? माउंट इरेबस। ठीक है, ये याद भी रखना, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहां पर है? अंटार्कटिक में है। फिर एंडीज श्रृंखला पूरे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में दिखाई देती है, और उत्तरी अमेरिका में के पश्चिमी भाग में आपको रॉकी पर्वत या रॉकी श्रृंखला दिखाई देती है। जबकि महासागरीय में क्या होता है? ये दोनों अधिक घनत्व की प्लेटें हैं, दोनों का घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। तो दोनों जब आपस में टकराएंगे तो विस्फोट अधिक होगा, और जो महासागरीय प्लेट का, जिस महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होगा वो नीचे क्षेपित होंगे और अधिक गहराई तक क्षेपित होंगे, तो वहां पे जो विस्फोट होगा बहुत तीव्र होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? महासागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। इसकी वजह से किसका निर्माण होता है? द्वीपों का निर्माण। जब विस्फोट अधिक होगा तो द्वीपों का निर्माण होगा। ठीक है, महासागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। महासागरीय द्वीप आपको कहां पे दिखाई देते हैं? ज्यादा से ज्यादा अगर देखो आप तो जापान वगैरह के जो द्वीप है वो सब क्या है? महासागरीय द्वीप के अंतर्गत आएंगे। जापान, फिलीपींस से लेके पूरा एरिया जो है, और ये कौन से भाग में है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये पूर्वी में है और ये भाग कहाँ पे है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। द्वीपों की उत्पत्ति जो हमें ज्वालामुखी के पश्चात दिखाई देती है वो कौन से प्रशांत महासागर में ज्यादा दिखाई देती है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में दिखाई देती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसमें आप लिख सकते हो कहां से कहां तक? जापान के जो द्वीप है, जापान से लेकर फिलीपींस तक का पूरा जो एरिया आता है वो किसके अंतर्गत आएगा? महासागरीय। ठीक है, जैसे जापान के द्वीप, इसमें क्या लिख सकते हैं? जापान के द्वीप, जैसे होन्शु वगैरह है ना, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, ये ध्यान से लिखना, एग्जाम में ये पूछा भी गया शायद।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्वालामुखीता क्या है, उसके कारणों को हम कैसे लिखेंगे। अगर भूकंप वाले में आपने ध्यान से और प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर था उसको पढ़ा होगा तो क्योंकि सेम पूरा टॉपिक है, डेली वही आ रहा है। भूकंप में भी यही बात हुई थी और ज्वालामुखी में भी सेम बात कर रहा हूँ, ठीक, कुछ अलग नहीं है दोनों, तो सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो याद हुआ होगा आपको, ठीक। अब ज्वालामुखी के प्रकार है और एक चीज, हाँ ज्वालामुखी क्या होता है, देखो दो प्लेटों में मैंने एक तो अभिसारी बताया, एक अपसारी बताया, लेकिन संरक्षित प्लेट की बात नहीं हुई है क्योंकि वहां पे प्लेटें आपस में टकराती नहीं है, प्लेटें वहां पर आपस में टकराएंगे नहीं, जब टकराएंगे ही नहीं तो दूसरी प्लेट नीचे जाएगा नहीं, छेपित नहीं होगा, तो उनके गलने में या गलित अवस्था में जाने की बात ही नहीं है। इसीलिए ये जो आपकी ज्वालामुखीता होती है ये अपसारी और अभिसारी दो ही सीमांत प्लेट में होती है, जबकि संरक्षित प्लेट में ये दिखाई नहीं देता है। और भूकंप के बारे में जब पढ़ते हैं तो भूकंप तीनों अवस्था में आता है, दोनों में डिफरेंस यही है। मैंने उस दिन बोला था ना कि ज्वालामुखी जो होता है जहां भी आएगा वहां पे भूकंप जरूर होता है, लेकिन जहां जहां भूकंप होता है वहां ज्वालामुखी हो ऐसा कंपलसरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। उसका क्या दे सकते हो आप, संरक्षित प्लेटों का उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। ज्वालामुखी की क्या है प्रकार, ज्वालामुखी के कई प्रकार हैं। एक तो सक्रियता के आधार पे हम पढ़ते हैं, किन किन आधार पर पढ़ते हैं, सक्रियता के आधार पे पढ़ते हैं और इनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। सक्रियता के आधार पर पढ़ते हैं, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर पढ़ते हैं, विस्फोटक के आधार पर पढ़ते हैं और अम्लीय और क्षारीय के आधार पर पढ़ते हैं। चार प्रकार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्या, सक्रियता के आधार पर पढ़ते हैं, किसके आधार पर, सक्रियता, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सक्रियता के आधार पर ये सब मतलब आपको सिर्फ समझना है, इसमें कुछ आपको लिखना ज्यादा नहीं है क्योंकि अगर नाम से ही इनकी डिफिनेशन बन जाती है और उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में। सक्रियता मतलब क्या, वो कितने एक्टिव है या डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है, ठीक है, या मतलब अक्रिय है, सॉरी सक्रिय बोलेंगे। दूसरा कौन सा, सुसुप्त, सुसुप्त को क्या बोलते हैं, प्रसुप्त या डोरमेंट बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती है ज्वालामुखी, तीन प्रकार, कितने प्रकार की होंगी, सक्रियता के आधार पर तीन। पहला क्या आपका सक्रिय ज्वालामुखी या इसी को हम जागृत ज्वालामुखी बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, या तो इसी को एक्टिव बोल देते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका प्रसुप्त, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं या डोरमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है, तीसरा आपका शांत, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। एक्सटिंक्ट, वोल्केनोस, ठीक है। ये तीन प्रकार के हैं सक्रियता के आधार पर, ठीक है। किस आधार पे, सर सक्रियता के आधार पर को तीन भागों में बांटा गया है, बस इनका नाम याद रखना, परिभाषा आप स्वयं बना सकते हो। देखो जो सक्रिय ज्वालामुखी होंगे या जागृत ज्वालामुखी होंगी वो हमेशा, उनका इंग्लिश नाम क्या, एक्टिव है, तो हमेशा एक्टिव रहेंगे। ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार, जिसमें मैग्मा का उद्गार जारी है, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें मैग्मा का उद्गार लगातार जारी है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, जिसमें मैग्मा का उद्गार लगातार जारी है, ठीक है। इसके उदाहरण जरूरी है, परिभाषा तो आप बना सकते हो ना कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जहां पे मैग्मा का उद्गार लगातार जारी है। इसके उदाहरण के रूप में है, एक तो है आपका स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली, एटना, माउंट एटना, पूरा नाम लिखना, ठीक है, माउंट एटना, कोटोपैक्सी, बैरन और नहीं, फ्यूजियामा नहीं है। इसके अलावा क्या है, स्ट्राम्बोली कहाँ पे है, इसको लिखना साथ में,
ये आपके लिपारी द्वीप है, लिपारी द्वीप इटली का है। कहां पर है? इटली के लिपारी द्वीप में है स्ट्रामोली, ठीक है। इटली के लिपारी द्वीप पे कौन सा है? स्ट्रामोली। स्ट्रामोली को क्या बोलते हैं? ये भूमध्य सागर का क्या है? प्रकाश स्तंभ है। किसका? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रामोली को कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन से द्वीप पे है? लिपारी। तो लिपारी द्वीप पे किसका आधिपत्य है या किसका अधिकार है? इटली का, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है ना। दूसरा जो एटना, ये एटना कहाँ पे है? इटली में ही है। इटली में कहाँ पे है? सिसिली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। और ये भी आपका कहाँ पे है? इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर में दो है, एक चिम्बाराजो है और कोटोपैक्सी है, ठीक है। चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी, जबकि चिम्बाराजो जो होगा वो आपको शांत होगा, ठीक है। और जो कोटोपैक्सी वो क्या है? वो एक्टिव है। नहीं, सबसे अधिक ऊंचाई पे हम बात करते हैं टेकांगुआ की बात करते हैं, ठीक। ओजस डेल सलाडो, क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये नाम नहीं था, इसीलिए उसको हम कोटोपैक्सी चूज किए, ठीक। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर और बैरन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि भारत में कितने ज्वालामुखी है? 2 है, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, नारकोंडम और बैरन एकमात्र भारत का है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। एकमात्र सक्रिय, ठीक है, ज्वालामुखी। और ये कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्व में स्थित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत में 2 ज्वालामुखी है। कितने ज्वालामुखी है? 2। एक का नाम है नारकोंडम, जो किसमें आएगा? प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोटोपैक्सी हो गया, बैरन हो गया, एटना, स्ट्रामोली। इसके अलावा उदाहरण के रूप में आपका मौना लोआ, इरेबस और मेयान। मौना लोआ नहीं, मौना लोआ जो होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हवाई द्वीप पे है, अमेरिका का, यूएसए का। मौना लोआ, मेयान और इरेबस, ये सब माउंट मेयान, माउंट इरेबस, ठीक है। बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट है, आप इतना नोट कर लो, क्योंकि ज्वालामुखी की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको नोट कर लो। तो ये ध्यान रखना, कुछ इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनको भी याद रखना, कौन से सक्रिय है, कौन से अक्रिय है। और भी बहुत सारे लिखवाऊंगा जिनके बारे में आपको ये नहीं देखना है कि सक्रिय है अक्रिय है, बस उनके नाम और स्थान, लोकेशन को याद रखना है। बट इतना तो जरूर याद रखना कि ये सक्रिय है या अक्रिय, पूछे जाते हैं। मौना लोआ जो कहाँ पड़ता है? ये हवाई द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे? हवाई द्वीप। और इस पे किसका अधिकार है? यूएसए का। मेयान जो होता है, देखो ये फिलीपींस का है। कहाँ पे है? फिलीपींस का। माउंट मेयान कहाँ पे है? फिलीपींस। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे मैंने बनाया, म्यान जो होता है, म्यान को हम म्यान बोल सकते हैं, ठीक है। तो म्यान में एक होता है तलवार, तलवार नहीं रख सकते, और पिन, पिन मतलब तलवार, पिन मतलब मिलता जुलता है ना, पिन हो गया और उसी का बड़ा भाई तलवार हो गया। तो पिन से पिनाटुबो और तलवार से माउंट ताल, इन दोनों को हम म्यान में नहीं रख सकते। तो पिनाटुबो और माउंट ताल जो होता है और म्यान, ये तीनों कहाँ पे है? फिलीपींस में। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बट उनको हमें नहीं याद करना, क्योंकि मेयान जो होता है वो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि माउंट तौल हो गया और पिनाटुबो हो गया, और ये तीनों के साथ में याद कर लेना कहाँ पे है? फिलीपींस में। और ये पूछेगा एग्जाम में, और याद करने के लिए आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है, ठीक। हाँ, ईरान का देवबंद और वो सब क्या आएंगे? शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आएंगे, ठीक। इसमें से याद करना, स्ट्रामबोली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता है और वो प्रकाश के समान या प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाई देता है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में, इसलिए उनको भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और कौन से द्वीप पे स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। किसका अधिकार है? इटली का।
इटना है, माउंट इटना जो कि सिसिली द्वीप पे है, इटली का अधिकार है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार में है। ये भी बात याद रखना कि भारत में एकमात्र सक्रिय है, ठीक है, जबकि ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? 2 है। और एकमात्र सक्रिय कौन सा है? बैरन। ये अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में स्थित है। और मौना लोआ इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार मैचिंग में क्वेश्चन। मौना लोआ कहाँ पे है? हवाई द्वीप, यूएसए का अधिकार है, मतलब वहां पे किसका अधिकार है? वो क्षेत्र है वो यूएसए का। मेयान जो होता है कहाँ पे है? फिलीपींस का है। और इरेबस कहाँ पे है? अभी बताया था अंटार्कटिक में। कहाँ पर है? ठीक है, 3 से 4 बार 5 बार इनके नाम बस आप याद रखना, आपके वैसे भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 3-4 बार रीड कर लेना इसको, नहीं तो आप भूल जाओगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो मिलते जुलते भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे माउंट पोपा भी मिलेगा, पोपो कैपिटल भी मिलेगा। ठीक है, पिनाटुबो मिलेंगे, किनाबालू मिलेंगे, मतलब अजीब अजीब नाम रहेंगे, तो लोकेशन दिक्कत, मतलब याद करने में दिक्कत होती है, तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और एग्जाम में ज्वालामुखी से पक्का एक क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, मेंस में तो आता ही है, प्रीलिम्स में तो एक क्वेश्चन तो पक्का है, श्योर है। दूसरा क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त मतलब डोर्मेंट, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार हुआ था, अभी बंद है और भविष्य में होने की संभावना भी है। ठीक है, उद्गार तो हुआ हो लेकिन अभी कुछ समय से अगर बंद है वो, और भविष्य में लेकिन उद्गार हो सकता है। क्या हो? भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, संभावना है उद्गार होने की। उन सबको किस में रखते हैं? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। उनको हम क्या बोलते हैं? डोर्मेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोर्मेंट। ज्वालामुखी की उद्गार होने की संभावना इसमें बनी रहती है। ऐसा नहीं कि इसमें ज्वालामुखी अभी नहीं हो रहा है तो भविष्य में संभावना नहीं है। अगर भविष्य में संभावना है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोर्मेंट ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें उदाहरण जो है 2-3 याद रखना है। एक तो आपका जैसे आपने इटली में कितने पढ़े? 2 भी। क्या क्या नाम था? स्ट्रोम्बोली और एटना, 2 याद रखना। तीसरा जो इटली का, इटली में हमें 3 ही याद करना है, इंपॉर्टेंट। इटली के कितने हैं? 3 है, स्ट्रोम्बोली, एटना और तीसरा जो है विसुवियस है। जबकि विसुवियस किस में आता है? प्रसुप्त में आता है। किसमें है? विसुवियस। विसुवियस जो होता है एक नेपल्स द्वीप है। कहां पर? इटली का ये, ठीक है, उस पे स्थित है। तो 3 द्वीप भी आपको याद हो गए, एक तो लिपारी, सिसिली और नेपल्स। ये कहां पर है? तीनों द्वीप इटली के। ठीक है, भूमध्य सागर में है। तीनों के तीनों कहां पे है? भूमध्य सागर में है। किनका अधिकार क्षेत्र है वो? इटली का है। नेपल्स में विसुवियस मिलता है। लिपारी पे आपको क्या मिलता है? स्ट्रोम्बोली। और तीसरा सिसिली पे आपको क्या मिलेगा? एटना मिलेगा। ठीक है, अगला जो है नारकोंडम है। नारकोंडम ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुसुप्त है। और ये कहां पर है नारकोंडम? भारत में। भारत में कहां? अंडमान निकोबार में। अभी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था ये कि भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, उनके नाम दिए गए थे, उनको आपको मैच करना था कि 2-2 नाम दिए गए थे साथ में। तो बैरन और नारकोंडम 2 ज्वालामुखी कहां पे है? भारत में है। ठीक है, याद रखना, भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? 2। सक्रिय कितने हैं? 1। कौन से? बैरन। दूसरा नारकोंडम क्या है? वो डोर्मेंट है। ठीक, विसुवियस, नारकोंडम। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ये कहां पे है? जापान में है। कहां पर है? जापान में। जापान में और भी है, एसो है, ओंटेक है, ठीक है, सकुराजिमा है, कई सारे, वो तो अभी लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, अभी यहाँ के लिए आप इतने याद करना, 3 याद करना, विसुवियस, नारकोंडम और फ्यूजियामा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नाम भी इंपॉर्टेंट है, किसमें है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से देश में है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मैचिंग वाले वही पूछे जाते हैं। सक्रिय है या अक्रिय है, ये बहुत कम संभावना है कि आता है एग्जाम में, मतलब आता तो है बट संभावना थोड़ा कम रहती है। जब पेपर टफ बनाएंगे तब बनाएंगे। ठीक है, अगर पेपर आसान है तो वो मैचिंग के लिए दे देंगे कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से क्षेत्र में है या कौन से देश में स्थित है। तो फ्यूजियामा आपका कहाँ पे है? जापान में है। नारकोंडम तो अंडमान निकोबार का है। और विसुवियस जो आपका इटली में है। ठीक, तीसरा आपका है सात ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी?
शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र हैं जहाँ पे हजारों वर्ष या लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लेकिन अब भविष्य में संभावना खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे संभावना जो है ज्वालामुखी की क्या है, न के बराबर। ज्वालामुखी यहाँ पे क्या, ज्वालामुखी का उद्गार जो होगा नहीं होने की संभावना है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, शांत ज्वालामुखी। इसमें उदाहरण के रूप में आपके जैसे एकांगुआ है, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, आपका चिम्बराजो। अच्छा, एकांगुआ कहाँ पर स्थित है, ये आपके अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कहाँ पर, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। ये कैसा है, शांत ज्वालामुखी है। दूसरा, उसके ऊपर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा एक चिम्बराजो, जो कि इक्वाडोर में है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में। आपने दो पढ़ा, एक तो चिम्बराजो, इसके पहले क्या पढ़ा था, कोटोपैक्सी। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं, इक्वाडोर के दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो है आपका किलिमंजारो है। ठीक है, क्या है, किलिमंजारो, किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया देश में है, और ये पूरी अफ्रीका की क्या है, सबसे ऊंची चोटी भी है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और एक ऐसी ज्वालामुखी क्षेत्र है, शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में। इसके बाद आपके ईरान के तीन हम लोग लघु पढ़ते हैं। एक तो को सुल्तान है, को ए सुल्तान, देमबंद, ठीक है, और एलबुर्ज। एलबुर्ज भी इसी में आता है ना। एक एल्ब्रुस है, एक एलबुर्ज है। ठीक है, एल्ब्रुस जो है रूस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, रूस में, जबकि एलबुर्ज जो है वो ईरान और जॉर्जिया के सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्बुर्ज। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एल्बुर्ज और एल्ब्रुस। ठीक है, एल्ब्रुस जो होता है वो रूस का है, एल्बुर्ज जो है किसका, ईरान और जॉर्जिया का है। ठीक है, उसकी सीमा पे स्थित वो क्षेत्र है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, शांत वाले में, ईरान में स्थित है। इसके अलावा जो आपका माउंट पोपा है, क्या नाम है, माउंट पोपा। ये माउंट पोपा आपका कहाँ पड़ेगा, म्यांमार में है। क्या पर है, म्यांमार। ठीक है, नाम याद रखना, माउंट पोपा आपका कहाँ पे है, म्यांमार। और इसी से मिलता जुलता एक है पोपो कैपिटल। जब पोपो कैपिटल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। क्या, और लेकिन माउंट पोपा पूछे तो म्यांमार। इसलिए दोनों को साथ में पढ़ना जब भी, क्योंकि जब दोनों साथ में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर अलग अलग जब पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। माउंट पोपा म्यांमार में है, जबकि पोपो कैपिटल कहाँ पे है, मैक्सिको में। कहाँ पे है, मैक्सिको में है। ठीक है, ये शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है। अब क्या, विस्फोटकता के आधार पे दूसरा प्रकार क्या है, विस्फोटकता के आधार पे। आज बिहार में वोटिंग हो रहा है ना, काउंटिंग हो रहा है वोटिंग। बिहार में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, 243। कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। जबकि लोकसभा सीटें कितनी हैं, 40 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 सीटें। कितनी सीटें, 16 सीटें। ज्वालामुखी के प्रकार में दूसरा प्रकार क्या है, विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पे दो प्रकार के होंगे, एक तो शांत दरारी होंगी, एक केंद्रीय विस्फोटकता के आधार पे। ठीक है, केंद्रीय विस्फोटक होंगे। विस्फोटकता के आधार पे कितनी पढ़नी है, 2 पढ़नी है। एक का नाम क्या है, शांत दरारी, दूसरा है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का। ठीक है,
शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। और दूसरा क्या है? केंद्रीय विस्फोटक। शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी क्षेत्र। ठीक है, आप अगर इनके नाम भी याद रहेंगे तो भी डिफिनेशन बना सकते हो। शांत दरारी अभी पहले मैंने बताया कि जब अपसारी प्लेटें आपस में संचरण करती हैं अर्थात एक दूसरे से वहां पे दूर जाती हैं तो वहां पे कौन से प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण होता है? शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण होता है। शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी जहाँ पे होंगे वहां पे क्या होगा? उनके जो तरल जो मैग्मा होगा वो क्या होगा? कम गाढ़ा होगा। कैसा होगा वो? कम गाढ़ा होगा। तो वो उसका फैलाव क्या होगा? अधिक दूर तक होगा। ठीक है, तो वहां पे जो चट्टाने बनेंगी कैसे? वो महासागरीय बेसिन चट्टाने बनती है वहां पे। ठीक है, और वो महासागर जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी चट्टान बनती है? बेसाल्टी चट्टान होती है। कैसे चट्टान होते हैं? बेसाल्टी। तो शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी जो होता है या इसके प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं इसमें जो तरल पदार्थ निकलता है मैग्मा वो कैसा होता है? कम गाढ़ा होता है। कैसा होता है? कम गाढ़ा होता है। कम गाढ़ा होता है और कम गाढ़ा और अम्लीय होता है। कम गाढ़ा होता है और अम्लीय होता है शांत प्रकार दरारी प्रकार का ज्वालामुखी में जो उसमें पदार्थ होते हैं मैग्मा के वो कैसे होते हैं? कम गाढ़े होते हैं और अम्लीय होते हैं। और कम गाढ़े और अम्लीय होंगे तो क्या होंगे? विस्फोटकता उसमें नहीं होगी। ठीक है, विस्फोटकता नहीं होगी, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। कम गाढ़े के लिए क्या? वो अम्लीय देखो कम गाढ़ा तो अम्लीय होता है। अधिक गाढ़ा अम्लीय होता है। हल्का पीला। लेकिन है क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, वो उसके सिलिका की मात्रा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अम्लीय हो गया क्षारीय होगा, किस पे डिपेंड करता है? सिलिका की मात्रा कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों होते हैं। शांत दरारी में अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दोनों मतलब गाढ़ा ही होगा। वो अगर सिलिका की मात्रा कम है या ज्यादा है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक, तो कम गाढ़ा होता है एक चीज याद रखना, और दूसरी अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों होंगे क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा अगर कम होगी तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा, और सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, और इसमें उदाहरण के रूप में शांत दरारी में इसमें क्या बनेंगे? पठारों का निर्माण होगा। जैसे आपके दक्कन का पठार है, क्या है? दक्कन का पठार का निर्माण होता है। और एक है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का स्नेक पठार है। कौन सा पठार है? स्नेक पठार। कोलंबिया कहाँ पे है? अमेरिका। ये कोलंबिया देश वाला नहीं है, ये कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका का, यूएसए का कोलंबिया के स्नेक पठार। और इसके उदाहरण में क्या आएगा? पराना पठार। कौन सा पठार है? पराना में ये कहाँ पड़ता है आपका? ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील में पराना नदी है ना, पराना नदी, उस वाले क्षेत्र में जो ज्वालामुखी शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी होता है उसकी वजह से पराना पठार का निर्माण होता है, क्योंकि ये कम गाढ़े होते हैं और अधिक दूर तक फैलते हैं। इससे मैदानी पठारी क्षेत्रों का निर्माण होता है। जो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के होंगे वो अधिक गाढ़े होते हैं, और अधिक गाढ़े होने की वजह से क्या होता है? जब वो बाहर निकलते हैं सतह को तोड़ते हुए निकलते हैं, और वो बाहर जमते हुए जबकि दीवारों में ही वो शंकु का आकार या धारण कर लेते हैं। किसका आकार धारण करते हैं? शंकु का आकार धारण करते हैं। इसमें ऐसे शंकु है, एक है क्या नहीं, जो इसमें नहीं, जो आंतरिक क्षेत्र में बनता है। इसमें किसका निर्माण होता है? शंकु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शंकु का निर्माण होता है। केंद्रीय विस्फोटक कब होगा? जब वो अधिक गाढ़ा होगा। ठीक है, अधिक गाढ़ा होगा। इसको अम्लीय को रहने लिखने के लिए, क्योंकि उसके गाढ़े के आधार पे बोला जाता है जनरली। अगर कम गाढ़ा है तो कैसा होगा? शांत दरारी है। अधिक गाढ़ा है तो विस्फोट के साथ बाहर निकलता है और वो दीवारों पे ही वो शंकु का आकार धारण कर लेता है। उसका आकार जैसा होता है शंकु का। बाहर शंकु के आकार, अंदर जो होता है कीप आकार। कीप होता है ना, जैसे कीप के आकार का होता है। अंदर की साइड एक कीप के जैसे मतलब शंकु बनाएगा पूरा। ठीक है, कीप आकार होता है।
और ये अधिक गाढ़ा अगर जो मैग्मा है तो विस्फोट के साथ निकलेगा, ठीक है, तोड़ते हुए। और अगर कम गाढ़ा है तो शांत दरारी आराम से निकलेगा और फैलकर चारों तरफ मैदान का सॉरी बेसाल्टी चट्टानों का निर्माण करता है, या बेसाल्टी पठारों का वहां पे निर्माण होता है। दूसरा अगला प्रकार है भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर। किस आधार पे? ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेटों के संचलन के कारण होते हैं, केंद्रीय भाग में होते हैं, और एक अंतःतप्त स्थान होता है, अंतः प्लेट ज्वालामुखी। इनके प्रकार कौन कौन से? एक तो केंद्रीय प्लेट सीमांत ज्वालामुखी बोलते हैं, इसके कितने प्रकार है? दो, एक प्लेट सीमांत है, दूसरा अंतः प्लेट ज्वालामुखी। कौन कौन से? प्लेट सीमांत और अंतः प्लेट। प्लेट सीमांत प्रकार के ज्वालामुखी और दूसरा अंतः प्लेट ज्वालामुखी, अंतः प्लेट ज्वालामुखी, ठीक है। ये प्लेट सीमांत ज्वालामुखी बोलते हैं और इसको अंतः प्लेट ज्वालामुखी। आपको जो पढ़ना है प्लेट सीमांत के बारे में ज्यादा पढ़ना, ठीक है। ठीक है, और प्लेट सीमांत में क्या होगा? प्लेट सीमांत प्रकार के ज्वालामुखी होंगे, उसमें भी दो टाइप होंगे। एक तो अपसारी संचलन से होगा। किस संचलन से होगा? अपसारी संचलन या अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। हम पूरा लिखते हैं अपसारी प्लेट सीमांत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। और ये क्या होगा? अभिसारी, वही पीछे बताया था, सेम है। जो अपसारी प्लेट सीमांत होंगे उनमें किसका निर्माण होगा? भ्रंश वगैरह का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रंश का। जबकि इधर किसका निर्माण होता है? द्वीपों और ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जो इसमें कटक का निर्माण होता है, बेसिन, महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। और उसमें किसका किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी श्रृंखला और द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके पहले भी यही सेम फिगर बनाया था, ठीक है। ये प्लेटों के संचलन के आधार पर प्लेट सीमांत प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होता है अपसारी प्लेट का, दूसरा अभिसारी प्लेट का। अपसारी में किसका बताया था? अपसारी में महासागरीय बेसिन बनेंगे या महासागरीय कटक बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा? महासागरीय कटक, जबकि अपसारी में क्या होता है? दो स्थिति होती है, एक तो महाद्वीपीय से, ठीक है, सॉरी महाद्वीपीय महासागरीय से, महाद्वीपीय महासागरीय, दूसरा जो है महासागरीय महासागरीय। महाद्वीपीय महासागरीय जो आपस में मिलते थे, किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी श्रृंखलाएं बनती है। यहाँ पे ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है, जबकि यहाँ पे क्या बनता है? ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। क्या बनते हैं? ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। और कैसे होता है इसको पहले मैंने बताया अभी से, ठीक है, यही था ना। इनका निर्माण क्यों होता है ऐसा कि वहां पे द्वीप बन रहे हैं, ये ज्वालामुखी श्रृंखलाएं बन रही हैं या महासागर के तट, क्योंकि अपसारी में दूर जाते हैं और वहां पे टेम्परेचर और ताप कम होता है, जिस वजह से कटकों का निर्माण होता है। वहां पे कम गाढ़े निकलते हैं, मैग्मा निकलता है और वो फैलकर बेसिन या कटक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जबकि महासागरीय और महाद्वीपीय जो होते हैं
जो आपस में मिलते हैं तो भारी घनत्व वाली जो होती है नीचे जाती है, अर्थात महासागरीय घटक जो महासागरीय प्लेटें होंगी वो नीचे जाएंगी, महाद्वीपीय ऊपर रहेंगी। तो महासागरीय प्लेटों का क्या होगा, क्षेपण होगा और उससे वो मैग्मा के रूप में बाहर निकलेंगी। तो किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा। जबकि महासागरीय में दोनों जो आपस में टकराएंगे, विस्फोट केंद्रीय विस्फोट अधिक होगा वहाँ पे, मतलब विस्फोटक प्रकार के होंगे और वहाँ पे किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, जो अंतःप्लेट ज्वालामुखी है एक तरह से क्या है, हॉटस्पॉट है, तप्त स्थल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का तप्त स्थल होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है। जो आपका अंतःप्लेट क्या लिखा था, नाम क्या है, अंतःप्लेट ज्वालामुखी। अंतःप्लेट ज्वालामुखी जो होता है कैसा होता है, एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक तप्त स्थल होता है। कैसा होता है, तप्त स्थल होता है। जो अगर वो तप्त स्थल है तो एक महासागरीय प्लेट होगा, एक महाद्वीपीय प्लेट होगा। किसकी मोटाई अधिक होगी, महासागरीय प्लेट की मोटाई की बात करो, किसकी मोटाई ज्यादा होगी, महाद्वीपीय मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि महासागरीय प्लेट की मोटाई क्या होती है, कम होती है। तो जो तप्त स्थल होंगे किसके पास में होंगे, महाद्वीपीय या महासागरीय, महासागरीय के नजदीक में होंगे। तो जो तप्त स्थल ज्यादा एक्टिव होते हैं किस क्षेत्र में होते हैं, महासागरीय प्लेटों मतलब महासागरीय क्रस्ट के पास वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्योंकि तप्त स्थल जो होता है वो जहाँ पे मोटाई कम होगी वहाँ पे नजदीक में होंगे, तो एक्टिव कहाँ पे ज्यादा होंगे, महासागरीय क्षेत्र में ज्यादा होते हैं। क्योंकि महासागरीय प्लेटों की जो मोटाई होती है वो कम होती है किसकी अपेक्षा, महाद्वीपीय प्लेटों। ठीक है, तो कौन सी इसमें कम मोटाई की है, दोनों में महासागरीय, और दोनों में किसका घनत्व ज्यादा है, महासागरीय का घनत्व भी ज्यादा है और उनकी मोटाई भी मोटाई कम है। मोटाई क्या है उनकी, कम है, जबकि उनका घनत्व क्या है, ज्यादा है, सर्वाधिक है। अगला अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पे, किस आधार पे, अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। क्या है, अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पे ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, पहला है पीलियम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये विस्फोट होते हैं इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, विस्फोटक होते हैं। दूसरा है वोल्केनियन, वोल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। तीसरा है स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी, या वोल्केनियन ज्वालामुखी बोल सकते हैं, स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी। ठीक है, और कौन सा, वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी। वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी, एक तो पिलियन है, वोल्केनियन है, स्ट्रोम्बोली है, वेसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी, और एक हवाईयन तुल्य, मतलब इनके तुल्य मतलब इनके प्रकार के। ठीक है, हवाईयन पांचवा कौन सा है, हवाईयन। हवाईयन प्रकार या हवाईयन तुल्य। ठीक है, एक तो पिलियन तुल्य होते हैं मतलब पिलियन के समान, वोल्केनियन तुल्य, वोल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य मतलब स्ट्रोम्बोली जैसा, स्ट्रोम्बोली वाले प्रकाश स्तंभ है या भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ इसे बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को। तो स्ट्रोम्बोली की जो स्थिति है या क्रिया, जैसे वो एक्टिव है या क्षारीय है, अम्लीय है, उस प्रकार के जितने ज्वालामुखी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोम्बोली प्रकार के, स्ट्रोम्बोली तुल्य बोलेंगे। जो वेसुवियस के समान होंगे उनको हम वेसुवियस प्रकार के बोलेंगे। जो हवाईयन होंगे, हवाईयन प्रकार की स्थिति दिखाएंगे, उनकी जो विशेषता होगी हवाईयन प्रकार के ज्वाला, मतलब हवाई अभी लिखा था एक हवाईयन, हवाई मतलब हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पे जो भी ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पे कौन कौन से ज्वालामुखी है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो माउंट मौना लोआ है और दूसरा
मोना लोआ और एक किलायु है। क्या नाम है? किलायु। ठीक है, दो ज्वालामुखी है और भी है वहां पे। तो हवाई वाले दो हैं, एक तो मौना लोआ किलायु, और ये यूएसए का अधिकार। अगर ऑप्शन में हवाई द्वीप नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? यूएसए मिलेगा, तो यूएसए लगाएंगे। वैसे एक कटमई है, देखो किलायु, कटमई, कोलिमा, ठीक है, तीन है। कटमई हम जब पढ़ते हैं तो अलास्का में पढ़ते हैं, वो भी यूएसए का ही है, लेकिन उसको अलास्का क्षेत्र से हम जानते हैं। कटमई कहाँ पे है? अलास्का में है। कोलिमा जो है आपका मैक्सिको में है, और किलायु कहाँ पे है? हवाई द्वीप में है। ठीक है, तीनों अलग अलग सब प्रकार से है। कोलिमा, ठीक है, अभी सब ज्वालामुखी एक साथ में लिखा हूँ। ठीक है, जो पीलियन तुल्य होंगे वो क्या होगा? इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जो पीलियन तुल्य होते हैं उसमें क्या होती है? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे मैग्मा क्या होगा? अम्लीय होगा और चिपचिपा होगा। जो पीलियन तुल्य होंगे उसमें क्या होगा? मैग्मा सिलिका की मात्रा क्या है? अधिक है। पीलियन तुल्य में आगे लिखना सिलिका की मात्रा ज्यादा है, एक लाइन में सिलिका की मात्रा अधिक होती है या सिलिका अधिक है। इनकी सिलिका क्या होती है? इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सिलिका इसमें अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है? विस्फोट भी ज्यादा दिखाई देते हैं। इनका नाम जो पिलियन पड़ा है क्योंकि कैरेबियन सागर में जो कैरेबियन द्वीप है, ठीक है, कैरेबियन द्वीप में एक ज्वालामुखी का नाम है पिलियन ज्वालामुखी, उसी के नाम पे क्या पड़ा है? पिलियन तुल्य या पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी। पिलियन जो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? कैरेबियन, ये भी नोट कर लेना, ये कहाँ पे दिखाई है, मतलब ये पिलियन ज्वालामुखी कहाँ पे है? इसको लिखो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी या पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी डाल सकते हैं। ठीक है, पिलियन तुल्य, वैसे वल्केनियन तुल्य या वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। ठीक है, इनके समान, ठीक, जितने पढ़ने और इनके अलावा वैसे बहुत सारे उदाहरण है जो जो प्रॉपर्टी पिलियन के समान दिखाई देगा, पिलियन तुल्य के समान, उनको हम पिलियन तुल्य में डाल के पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा वल्केनियन तुल्य। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरा जो आपका कौन सा है? स्ट्राम्बोली है। स्ट्राम्बोली वाले में वही स्थिति है, यहाँ पे भी इसमें क्या होता है? इसमें विस्फोट अचानक नहीं होता, मतलब विस्फोट कभी भी हो सकता है और हमेशा नहीं रहता है। विसुवियस क्या होता है? ये भी शांत प्रकार के एक तरह से है। ठीक है, विसुवियस कैसे है? इसमें सॉरी, विसुवियस जो होता है उसमें गैसों की अधिकता होती है। ठीक है, विसुवियस में क्या है? गैसों की अधिकता होती है, इसलिए वो विस्फोटक प्रकार के। विसुवियस क्या है? यहाँ पे गैसों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जो गैस होते हैं, गैस की मात्रा अधिक होने की वजह से वो विस्फोटक होते हैं। पानी की मात्रा जब गैस में जाएगी तो क्या होगा? विस्फोट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो विसुवियस में क्या है? गैसों की मात्रा अधिकता के कारण ये विस्फोटक होते हैं। जबकि स्ट्राम्बोली होते क्या? इनके अपेक्षाकृत कम होते हैं, ये कम, क्योंकि सिलिका की मात्रा इसमें क्या होती है? स्ट्राम्बोली में कम होती है। पिलियन में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, स्ट्राम्बोली में सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, कम होती है। विसुवियस में जो होता है गैसों की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? गैसों की मात्रा होती है। और हवाईयन तुल्य में जो होता है ये शांत प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये शांत प्रकार के द्वारा होते हैं। स्ट्राम्बोली में क्या है? सिलिका की मात्रा क्या कम है। विसुवियस में क्या होते हैं? ये गैसों की वजह से क्या होते हैं? अधिक विस्फोटक होते हैं। गैसों की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? ये अधिक विस्फोटक होते हैं। और जो हवाईयन होते हैं कैसे होते हैं? शांत प्रकार के, ये शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काफी प्रकार हो गए इनके। अम्लीयता के आधार, अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पे, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पे, विस्फोटक के आधार पे और सक्रियता के आधार पे। ठीक है, अगर इनके नाम भी, अगर आपकी हेडिंग भी याद रहेंगे तो भी आप बना के अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि प्रकार पूछेगा नहीं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं, कि इस पे क्वेश्चन लिखो। जब भी आएगा ज्वालामुखी का किसे कहते हैं, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, या उनका विस्तार पूरा पूछा जाएगा। क्या सिलिका की मात्रा से उस पे नहीं है, वहाँ पे जो धुएं निकलते हैं वो फूल गोभी जो होती है ना, उसका आकार जैसे होता है। जब उसमें से ज्वालामुखी निकलती है तो जो धुएं निकलते हैं जो आकार बनता है बादलों में, वो फूल गोभी के समान दिखाई देता है। ठीक है, और वैसे ही सेम आपका किसका होता है? हवाईयन का भी वही है स्थिति। पिलियन क्या होता है? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ये आपका है
कैरेबियन सागर या पूर्वी कैरेबियन द्वीप पे होते हैं। कहाँ पे? पूर्वी कैरेबियन द्वीप। पीलन कहाँ पे है? पूर्वी कैरेबियन द्वीप। ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित स्थलाकृति क्या? स्थलाकृति। ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित स्थलाकृति। एक तो आंतरिक भाग में होगा निर्माण और एक क्या होगा? वायु भाग में होगा। हमें जो इसमें पढ़ना है वो आंतरिक भाग वाला पढ़ना है, वायु वाला अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है। आंतरिक भाग में क्या होगा? एक तो दूर जाते हैं प्लेटें, उसकी वजह से निर्माण होगा। जब दूर जाएंगे तो क्या बनेगा? लावा के पठार और लावा के मैदान बनते हैं। जब पास में आते हैं तो क्या होता है? केंद्रीय विस्फोटक की स्थिति होती है। उस वजह से क्या क्या बनता है? काल्डेरा बनता है और शंकु बनते हैं, क्रेटर इत्यादि का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें आप लिखना एक तो आंतरिक प्रकार वाला कौन सा? आंतरिक भाग में जब होता है पहले वायु होता है। ठीक, वायु। वायु भाग में जो होगा दो प्रकार के होंगे। ठीक है। एक होगा शांत दरारी वाला, शांत दरारी प्रकार का होगा जो अभी नीचे स्थलाकृति बनाता हूं। दूसरा जो होगा केंद्रीय विस्फोटक के आधार पे होगा। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी। और जो शांत दरारी होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो लावा के पठार बनाएंगे, लावा का पठार और लावा के मैदान। लावा का पठार, दूसरा क्या होगा? लावा का मैदान बनेगा। अब केंद्रीय विस्फोटक वाले में ज्वालामुखी शंकु, दूसरा जो आपका क्रेटर कॉल्डेरा। ठीक है। कॉल्डेरा यहाँ पे गीजर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और अगला जो है अंतर्भाग में जब होता है, आंतरिक भाग में आंतरिक भाग में तो आंतरिक भाग में कई सारे हैं। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ। एक होगा लैपोलिथ, लैपोलिथ, चार है ये लिथ वाले। ठीक है। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ मतलब लिथ वाले। इसके अलावा क्या? सिल। अगला क्या होगा? सिलियासिट या अगला जो डाई। ठीक है। ये 5 प्रकार की आकृतियां बनेंगी, इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? शांत दरारी में दो बनते हैं, एक तो लावा का पठार और एक लावा का मैदान बनता है। ठीक है। क्या बनता है? लावा का पठार और लावा का मैदान। उधर क्या है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सिलियासिट। दूसरा क्या होगा? डाइक। क्या होगा? डाइक। सिल एवं सीट लिख देना दोनों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बस आकृति एक समान है। सिल एवं सीट। ठीक। और डाइक। लावा का पठार कब बनेगा? जब मैग्मा की मोटाई अधिक होगी तो क्या बनेगा? पठार बनेगा। अगर वही मैग्मा की मोटाई क्या होगी? कम होगी तो कम। ठीक है। तो इसको याद रखना, पठार कब बनता है? जब जो जमे हुए पदार्थ है उनकी मात्रा जब क्या होगी? ज्यादा होगी, गहराई अधिक
होगी, परतों की गहराई अधिक होगी तो क्या बनेगा? पठार। अगर परतों की गहराई कम है तो क्या बनेगा? मैदान। तो उसके नीचे शॉर्ट में लिखना, लावा का पठार कब बनता है? परतों की गहराई जब अधिक होती है। जो परत होंगे जमने के बाद बनेंगे, अगर उनकी गहराई ज्यादा है, परतों की गहराई अधिक हो, परतों की गहराई अधिक होने पर, ठीक है। क्योंकि लावा के मैदान कब बनते हैं? जब परतों की गहराई क्या होती है? कम होती है। कम होने पर, जब परतों की गहराई क्या होती है? कम होने पर लावा के मैदान बनते हैं, जबकि परतों की गहराई अधिक होने पर क्या बनता है? लावा का पठार बनता है। जैसे आपका दक्कन का पठार वगैरह, ठीक है। दक्कन का पठार, पराना पठार, स्नेक पठार होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु क्या होता है? जब केंद्रीय विस्फोट की स्थिति होती है। ज्वालामुखी शंकु कब बनता है? जब केंद्रीय विस्फोट की स्थिति होती है। केंद्रीय विस्फोट की स्थिति में बनेंगे शंकु, हमेशा ध्यान देना, शांत दरार में नहीं बनेंगे। ज्वालामुखी शंकु कब बनता है? जब केंद्रीय विस्फोट की स्थिति होती है, जब अधिक भारी पदार्थ मैग्मा के माध्यम से आंतरिक भागों से बाहर की तरफ आते हैं, वो किसका आकार धारण कर लेते हैं? शंकु, क्योंकि वो अधिक गाढ़े भी होते हैं, ठीक है। अधिक गाढ़े होने की वजह से उनका आकार जो होता है शंकु का अर्थात कीपाकार हो जाता है, इसे इनको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। और क्रेटर और कॉल्डेरा क्या होता है? उनके जो कीपाकार, जो ऊपर वाला भाग होता है, उनकी आकृति कैसी होती है? उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर और कॉल्डेरा। अगर बड़ी आकृति है तो कॉल्डेरा, अगर उसका आकार क्या है, उसका जो मुख है वो छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। अगर मुख उसका बड़ा है तो कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं। एक वर्ड होता है गीजर। क्या होता है? गीजर। जो तप्त झरने होते हैं, मतलब वहां से तप्त जल की मात्रा ऐसा बाहर निकलता है झरनों के रूप में, उसी वर्ड को क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं। गीजर सुना ना अपने घर में? गीजर होता है पानी को गर्म करने वाला, तो गर्म जल यहाँ से निकलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं। इसके अलावा जैसे धुआरे भी होते हैं, एक होता है वर्ड धुआरा, ठीक है, इसमें नहीं हो, अलग है। ये प्रकाश नहीं है, इनकी असलाकृतियां जो होती है ये है। शांत दरारे में कौन सी? लावा का पठार बनेगा, लावा का मैदान बनेगा। जबकि केंद्रीय विस्फोटक प्रकार के जो होंगे उसमें क्या बनेंगे? ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा बनेगा। जबकि आंतरिक भाग में क्या बनेगा? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सिलोसीट, डाइट। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने के कारण बनता है। जहां से मैग्मा अगर बाहर नहीं आ पाता तो कुछ चीजें क्या होती है, कुछ मैग्मा जो आंतरिक भाग में ही जम जाते हैं, आंतरिक भाग में जम जाते हैं, जिसको हम बैथोलिथ, उनके आकार की आकृति के आधार पर, जो उनका आकार है, आकृति है, उस आधार पर उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। एक धुआरा वर्ड है। धुआरा मतलब क्या होता है? जब ज्वालामुखी अपने अंतिम स्थिति, सक्रियता के अंतिम चरण में होता है तो कुछ धुएं के आकार के दिखाई देते हैं, अर्थात उसमें धूल के कण, गैसें वगैरह निकलती हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया? धुआरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुआरा कहा जाता है। धुआरा में एक जैसे बाढ़ है, धुआरे में धुआरा जो होता है, जब हम दूर से, जब ज्वालामुखी की सक्रियता अपने अंतिम चरण में होती है, लास्ट टाइम पे, तो वहां पे कुछ धुएं निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें जल की मात्रा भी होती है, राख होती है, धूल के कण इत्यादि होते हैं। वो लास्ट अवस्था में हमें धूल के रूप में मतलब दिखाई देता है कि धुएं के रूप में कुछ निकल रहा है, जैसे ज्वालामुखी से, ठीक है। इसके उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलता है अलास्का का कटमई जो क्षेत्र है, कहाँ पे? अलास्का के कटमई क्षेत्र में एक 10 सहस्त्र करके, क्या नाम है? 10 सहस्त्र धूम्र घाटी। क्या नाम है? 10 सहस्त्र धूम्र घाटी। और ये क्या होता है? ज्वालामुखी सक्रियता का अंतिम लक्षण होता है। ज्वालामुखी सक्रियता का अंतिम लक्षण है। और ये धुएं के रूप में ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें धूल के कारण जलवाष्प इत्यादि मिले होते हैं। इसमें आपका अलास्का का कटमई क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? कटमई। अलास्का की कटमई में एक 10
सहस्र धूम्र घाटी है, ठीक है। तो 10 सहस्र धूम्र घाटी कहाँ पर पाई जाती है? अलास्का के कटमई क्षेत्र में। और कटमई जो है ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है? अलास्का में। अलास्का पे किसका अधिकार है? यूएसए का, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या देना, अलास्का याद रखना कि अलास्का वाले क्षेत्र में, ठीक है। कटमई सीधा सीधा भी पूछा था, कटमई ज्वालामुखी कहाँ पे है? अलास्का में। कहाँ पे है? अलास्का, या तो यूएसए रहेगा तो यूएसए रहेगा, नहीं तो अलास्का। मैग्मा और लावा बताया क्या होता है? मैग्मा जब आंतरिक भाग में गलित अवस्था में जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है गलित अवस्था में, जो पायरोक्लाइट्स होते हैं, सॉरी पायरोक्लाइट्स तो अलग है, एक लैपली होता है, एक पायरोक्लाइट्स होते हैं, दूसरा क्या होता है? प्यूमिस। 3-4 चीजें तो उसको लिखते हैं। मैग्मा, मैग्मा, लावा, लैपली, प्यूमिस, पायरोक्लाइट्स। पायरोक्लाइट्स, ठीक है। और ज्वालामुखी बम बोलते हैं। तो बम जैसे आकृति में उसकी आवाज आती है, केंद्रीय विस्फोट की स्थिति, उससे इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बम बोलते हैं। जो भी क्षेपित पदार्थ होते हैं ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो भी पदार्थ के कण तप्त अवस्था या गर्म ताप अधिक होने के कारण गलित अवस्था में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा है लावा, लैपली, प्यूमिस और पायरोक्लाइट्स, ठीक है। मैग्मा क्या होते हैं? आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, और लावा जो होता है वो वायु भाग में। अगर वायु भाग में मैग्मा बाहर आ जाता है तो क्या बोलते हैं? उसको लावा कहते हैं, ठीक है। एक लैपली होता है, जब मटर के दाने के आकार के चट्टान बाहर निकलते हैं। मैग्मा क्या है? एक गर्म गलित पदार्थ होता है। क्या होता है? गर्म गलित पदार्थ होता है, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। कहाँ पे होता है? आंतरिक भाग में होता है। गर्म गलित पदार्थ है और ये आंतरिक भाग में पाया जाता है। क्यों होता है? ताप और दाब के कारण इसका निर्माण होता है। ये क्या है? गर्म गलित पदार्थ है, और ये कहाँ पे होता है? आंतरिक, ठीक है। आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और लावा क्या होता है? ये भी गर्म गलित पदार्थ होता है, लेकिन ये वायु भाग में होता है। कहाँ पे होता है? और ये कहाँ पे होता है? वायु भाग में। मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। और इनका निर्माण कैसा होता है? ताप एवं दाब के बाद होता है, जब प्लेटें आपस में छेपित होती है। लैपली क्या होता है? ये ज्वालामुखी उद्गार के समय मटर के दाने जितने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के रूप में बाहर निकलते हैं। किसके समान टुकड़े बाहर निकलते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय? मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान चट्टानों के टुकड़े होते हैं। जब मटर के दानों के समान चट्टानों के टुकड़े ज्वालामुखी उद्गार के बाद बाहर निकलते हैं तो उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? लैपली कहते हैं। अगर यही टुकड़ों का आकार जो है, चट्टानों के टुकड़ों का आकार बड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पायरोक्लाइट्स। तो बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं। चट्टानों के टुकड़े कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। चट्टानों के टुकड़े जब बड़े बड़े निकलते हैं बाहर ज्वालामुखी उद्गार के बाद, चट्टानों के बड़े बड़े
टुकड़े, ठीक है। जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े ज्वालामुखी उद्गार के बाद बाहर निकलते हैं तो उनको हम पायरोक्लाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोक्लाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर वही टुकड़ों का आकार क्या है, मटर के दाने मतलब छोटे छोटे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिन बोलते हैं। एक होता है प्यूमिस। क्या होता है? प्यूमिस। प्यूमिस का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो लावा होती है उसमें झाग मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? झाग। क्या मिले होते हैं? झाग। ये लावा के झाग से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लावा को जो झाग होता है उसकी वजह से बने होते हैं। और झाग जो होता है उसका घनत्व क्या होता है? जल से भी कम होता है, ठीक है। प्यूमिस क्या है? ये लावा के झाग से बने हैं, लावा के झाग से बने होते हैं, इनका जो घनत्व होता है क्या होता है? अगर झाग से बना, झाग का घनत्व देखते हो घर में जो डिटर्जेंट होता है, झाग ऊपर ही रहता है, अर्थात उनका जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। इनका घनत्व क्या है? जल के घनत्व से भी कम, से भी क्या होता है? कम होता है, से भी कम होता है। अगर जल के घनत्व से कम होगा तो क्या होगा? ये उसके ऊपर, जल के ऊपर भी तैरेंगे, ठीक है। तो प्यूमिस किसे कहा था? जो लावा के झाग से बने होते हैं, इनका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है और ये जल के ऊपर भी तैरते हैं। मैग्मा क्या है? गर्म गलित पदार्थ है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है और वहां पे अगर जमता है तो स्थलाकृतियां बनाती है, जो उधर लिखा था लैकोलिक बैथोलिक। जबकि लावा जो होता है गर्म गलित पदार्थ है जो कि मैग्मा के बाहर, सतह के बाहर जब आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। उसकी वजह से कुछ स्थलाकृतियां बनती थी जिसमें आपका क्या आता है? बेसिक लावा के पठार, लावा के मैदान, शंकु, कॉल्डेरा और क्रेटर इत्यादि का निर्माण होता है। प्यूमिस लाइवली क्या है? मटर के दाने के समान चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइवली। अगर वही टुकड़े बड़े बड़े हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पायरोक्लाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोक्लाइट्स। और प्यूमिस क्या है? लावा के झाग से बने होते हैं और इनका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है, ठीक। अगला टॉपिक है, एक टॉपिक और है ज्वालामुखी का वितरण, ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, ठीक। एक है बस। वैश्विक वितरण, वैश्विक वितरण, ये 3 क्षेत्रों में इनका विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में, ठीक है, प्रशांत महासागरीय बेटी वाले क्षेत्र होता है। दूसरा जो होता है आपका मध्य अटलांटिक बेटी होता है, ठीक है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी होते हैं इसे और ये सब क्यों होता है? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेटों के आपस में टकराने के कारण होता है। इसमें 80% जो ज्वालामुखी होती है वो विनाशात्मक होती है। कैसे होती है? जितने भी ज्वालामुखी होते हैं 80% जो होती है विनाशात्मक होती है। कैसी होती है? विनाशात्मक, मतलब प्लेटों के आपस में टकराने के कारण। विनाशात्मक प्लेट किन्हें बोलते थे? जब प्लेटें आपस में टकराती थी उनको क्या बोलते थे? विनाशात्मक। जबकि 25% जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके रचनात्मक होती है। कैसी होती है? रचनात्मक होती है। 25% किसमें आएंगी? रचनात्मक प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। 25% आपके कितना रहेगा? रचनात्मक। और 80% कितना होता है? विनाशात्मक होते हैं। ये प्लेटों के आपस में टकराने के कारण बनते हैं। और जो रचनात्मक है वो क्या होगा? प्लेटों के आपस में दूर जाने के कारण बनते हैं, जहाँ पे भ्रंशन की स्थिति होती है और वहां पे क्या बनता है? लावा के पठार और लावा के मैदान बनते हैं। और विनाशात्मक में क्या बनेगा? विनाशात्मक में हमेशा नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी श्रृंखलाएं होती है ना, तो इससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें आपका हिमालय हो गया, सॉरी हिमालय नहीं, हम एंडीज को हम लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा आपका? रॉकीज हो गया। और दूसरी साइड जब जाएंगे तो द्वीपों का निर्माण होता है, इसमें जापान के द्वीप, फिलीपींस इत्यादि के द्वीप जो होते हैं उनका निर्माण होता है। और 5% जो बचा है ना वो आंतरिक भागों में बनता है। कहाँ पे बनता है? ज्वालामुखी का क्षेत्र जो है आंतरिक भागों में। ये विनाशात्मक है, मतलब बाहर दिखाई देंगे। और 25% जो होता है वो रचनात्मक होते हैं, ये भी बाहर लावा के पठार और लावा के मैदान के रूप में दिखाई देते हैं। और 5% जो होता है वो आंतरिक भागों में ही जम जाते हैं। 5% जो लावा होता है वो मैग्मा जो होता है वो आंतरिक भाग में ही जम जाता है। जैसे आपके लैकोलिथ, बैथोलिथ संरचना बनेगी
वो आंतरिक भाग में ही बनती है। स्थलाकृतियों में जो इधर वाले लेफ्ट साइड में मैंने सारे लिखे थे, वो स्थलाकृति कहाँ थी? पृथ्वी के सतह पर दिखाई देती है बाहर। तो उनका जो परसेंटेज है कितना है? 95%। 95% जो है लावा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बाहर, सतह के बाहर बनता है। उसकी स्थलाकृति कहाँ बनती है? सतह के बाहर। लेकिन 5% जो स्थलाकृतियां बन रही हैं वो सतह के आंतरिक भाग में बनती है। तो 5% किसमें आएगा? आंतरिक भाग में ही जम जाता है। ठीक है, आंतरिक भाग में ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ये आपको मेंस में लिखने में काम आएगा। ठीक है, फैक्ट के रूप में। पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कितना परसेंट विनाशात्मक होगा, कितना परसेंट जो होगा रचनात्मक, और कितना परसेंट आंतरिक वाला होगा। ठीक है, पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी। 3 है बस, थोड़ा थोड़ा। प्रशांत महासागरीय पेटी, हाँ क्या कितना होगा? अच्छा ज्यादा होगा, ये आपका कितना होगा? 15% होगा। कितना होगा? 15% होगा। कितना प्रतिशत है वो? 15। उसको जानते 80% ये 15 ये 5 है। 80 15 कितना होगा? 95 ना, 105 होगा टोटल। 80 जो है विनाशात्मक है, 15 जो है रचनात्मक है, और 5% जो होते हैं आंतरिक भाग में पाई जाती है। पहला क्या है? प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र है, लगभग कितना है? 2/3। कितना? 2/3 भाग। ज्वालामुखी का कितना भाग है? 2/3। लगभग बोलते हैं 67% ज्वालामुखी जो आता है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट में आता है, या प्रशांत महासागरीय पेटी है उस क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके उदाहरण के रूप में जैसे हम इसको एक वर्ड दिया जाता है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। मतलब पूरा रिंग मतलब एक गोले के आकार में होता है। अब वो आपको पहले इसके पहले बताया था। जैसे आप देखोगे इधर आपका कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अलास्का, नीचे आएंगे रॉकी, उसके नीचे एंडीज, इधर इरेबस। ये पूरा का पूरा किस क्षेत्र में आता है? एक एरिया को कवर कर रहा है। प्रशांत महासागरीय भाग का कौन सा? पूर्वी प्रशांत महासागरीय। दूसरा एरिया जब जाते हैं तो जापान वाले क्षेत्र में, मतलब कहाँ से? कमचटका द्वीप है, कमचटका द्वीप, रूस के कमचटका द्वीप से होते हुए फिलीपींस, जापान, फिलीपींस, ये वाला क्षेत्र, इनको मिला के क्या बनता? पूरा रिंग ऑफ फायर बनता। और लगभग ये 4000 किलोमीटर के आसपास होते हैं। कितने किलोमीटर के होते हैं रिंग ऑफ फायर होता है? एक होता है रिंग ऑफ फायर, किसी को बोला जाता है क्योंकि इनका जो एरिया होता है रिंग ऑफ फायर, ये लगभग कितना है? 4000 किलोमीटर का है। ठीक, लगभग 4000 किलोमीटर का है रिंग ऑफ फायर, लगभग में है। ठीक है, कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा हुआ 4 है, 40, सॉरी 40 है। पूरा एरिया कितना पड़ता है? 40,000। कितना हजार? 40,000। ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे वैसे। रिंग ऑफ फायर की जो पूरी लंबाई अगर देखेंगे कितना पड़ेगा? 40,000 किलोमीटर है। और इसमें क्या क्या बनता है आपका? कहाँ से? नीचे सब पहले लिखा था पूर्वी प्रशांत महासागर वाला कि इरेबस से लेके एंडीज, रॉकी तक का क्षेत्र, और दूसरी साइड में क्या है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर, उसमें कहा कमचटका द्वीप से होते हुए जापान और फिलीपींस तक का क्षेत्र। ये पूरा किसमें आता है? रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत महासागरीय पेटी का ही भाग। दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी। कौन सा? मध्य महासागरीय पेटी। ये मध्य महासागरीय पेटी जो दिखाई देती है ये आपको अफ्रीका, यूरेशिया और इंडियन प्लेट्स के आसपास दिखाई देती है। ये पेटी कहाँ पे है? अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स के आसपास जो ज्वालामुखी के क्षेत्र होते हैं वहां पे वो किन क्षेत्र, कौन सी पेटी के अंतर्गत रखा गया है? मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जबकि हिमालयन क्षेत्र में जो होता है वहां पे महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का संचरण होता है, इसलिए ज्वालामुखी के क्षेत्र वहां पे नहीं दिखाई देते। ठीक है, मध्य महासागरीय पेटी। हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रियाएं क्यों नहीं होती अगर पूछा जाए तो? महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है और इतना अधिक उसमें क्षेपण नहीं हो पाता है कि वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा सके,
क्योंकि आंतरिक भाग में जाएगी तभी तो तब संवहनी धाराओं के कारण या संवहनी धाराओं के कारण ताप अधिक होने से वो गलित अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पाती, परिवर्तित नहीं हो पाती, इसलिए ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है हिमालयन क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। तीसरा है आपका मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य अटलांटिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र। मध्य अटलांटिक वाला, ठीक है, जो मध्य अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। कैसा? एस आकार का। यहाँ पे जो पाया जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र में जो प्लेटें होती हैं वो कैसी होती है? रचनात्मक प्लेटें होती हैं। कैसी होती हैं? रचनात्मक प्लेटें होती हैं। यहाँ पे रचना का निर्माण, मतलब रचना होती है अर्थात भ्रंशन का निर्माण होगा, तो जो ज्वालामुखी आएगा कैसा आएगा? शांत होगा। रचना जब भी होती है तथा भ्रंशन का निर्माण, भ्रंशन होगा तो क्या होगा? चौड़ाई बढ़ेगी। किसकी? भ्रंशों की क्या होगी? चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए वहां पे जो ज्वालामुखी आते हैं कैसे आते हैं? शांत प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार वहां पे होता है। इसमें उदाहरण लिखना तीसरा वाला, आइसलैंड का हेक्ला और लाकी। आइसलैंड का जो है हेक्ला व लाकी ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, हेक्ला और लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आइसलैंड में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सेंट हेलेना भी है, इसी का उदाहरण है सेंट हेलेना, क्योंकि अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में, तो सेंट हेलेना भी लिखो। सेंट हेलेना ये अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना है। ठीक है, एक थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा ही, भूकंप एवं ज्वालामुखी का संबंध, बस इसको बताना ही है। आप बस हेडिंग डाल लो, भूकंप एवं ज्वालामुखी का संबंध। भूकंप एवं ज्वालामुखी का, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। जहां पे भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहां पे भूकंप का भी उद्गार, भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। वे सभी स्थान जहां पे ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पे भूकंप भी पाए जाते हैं, किंतु सभी भूकंप क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें अपसारी और अभिसारी प्लेट ही जिम्मेदार होती है। वो भी अभिसारी में कौन सा? महासागरी और महासागरी महाद्वीपी नहीं, ठीक है। अपसारी में तो होता ही है, और अभिसारी में कौन कौन से? मात्र दो, महाद्वीपी महासागरी। जबकि महाद्वीपी में ज्वालामुखी उद्गार नहीं पाया जाता है, बट वहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरा जो संरक्षित प्लेटों का था, संरक्षित प्लेटों में भी क्या होता है? संरक्षित होता है समांतर प्लेटें, वहां पे भी जो समांतर प्लेटें चलेंगी तो किसी भी प्लेटों का क्षेपण नहीं होगा, तो मैग्मा में कन्वर्ट कैसे होंगी, ठीक है। तो वहां पे भी आपका ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, जबकि वहां पे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी, जहां पे भी, इसको लिख लो, सभी ज्वालामुखी क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है, किंतु सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ज्वालामुखी नहीं होते हैं, ठीक। सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं होते हैं। कारण इसके पहले मैंने समझाया, जब भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हो ना कि कारण क्या है कि जो महाद्वीपी प्लेट होते हैं वहां पे ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। महाद्वीपी में ज्वालामुखी क्षेत्र बनता है जिसमें ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। महासागरी में द्वीपों का निर्माण होता है। अपसारी प्लेटों का संचलन जब होता है तो वहां पे लावा के मैदान और लावा के पठार का निर्माण होता है, ठीक। जबकि महाद्वीपी में
ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं होते, किंतु भूकंप के क्षेत्र पाए जाते हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र वो होता है। तीसरा संरक्षित प्लेटों का था, संरक्षित प्लेटों में प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, एक दूसरे के समांतर गति करने की वजह से प्लेटों का क्षेपण नहीं हो पाता, जिससे वहां पे ज्वालामुखी तो नहीं होती, किंतु उनके सीमांत क्षेत्र पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये भूकंप और ज्वालामुखी के बीच में अंतर संबंध है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, इसमें लिखने में काम आएगा। ठीक है।